वो दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। नैनीताल में ठंड अब बढ़ती जा रही थी। इतनी ठंड में जब पहाड़ों पर रहने वाले सभी लोग घरों में दुबके रहते थे, तब मैं अपने घर से बाहर निकलता और अपने पड़ोस के ही एक मकान के सामने आकर चुपचाप से खड़ा हो जाता था और उस घर की दूसरी मंजिल की बालकनी की ओर देखता रहता। दरअसल मैं इंतज़ार करता था उस घर में रहने वाली एक खूबसूरत सी लड़की का, जिसका नाम अनाया था। वो हर शाम को अपनी बालकनी पर आती थी और मैं ठीक उसी समय उसके घर के सामने बने एक छोटे से पार्क की बेंच पर बैठकर उसे चुपचाप निहारता रहता था। सच कहूँ तो मैं अनाया से बहुत प्यार करता हूँ। हर शाम की ही तरह अनाया बालकनी पर थी और मैं पार्क की बेंच पर बैठे हुए उसके मासूम से चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अनाया के घर के सामने एक ब्लैक होंडा सिटी कार आकर रुकी। वो अनाया के मम्मी पापा थे। कार से उतरते ही अनाया के पापा ने सबसे पहले बालकनी की ओर देखा और अनाया को डांटने लगे। मैंने तुमको 1000 बार समझाया है ना कि जब हम घर पर ना हो तो घर के अंदर ही रहा करो। समझ नहीं आता तुम्हें? अनाया ये सुनकर अपना उदास सा चेहरा लिए घर के अंदर चली गई। मुझे अनाया के मम्मी डैडी का ये बिहेवियर बहुत गंदा लगता था। खुद तो अनाया के मम्मी पापा सुबह से लेकर शाम तक जॉब के सिलसिले में अनाया को घर पर अकेला छोड़कर बाहर रहते थे और जब घर पहुंचते तो अनाया को डांटने लग जाते थे। मुझे पता है कि वो लोग अनाया को क्यों डांटते थे। दरअसल अनाया को फोटोग्राफी का शौक़ था और इसीलिए अनाया अपने मम्मी पापा की गैरहाजिरी में कॉलेज फ्रेंड्स को अपने घर बुला लेती थी और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी और उसे सहेज कर रख लेती। अनाया दिन में बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए अक्सर अनाया की फ्रेंड्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अनाया के घर आ जाया करती थी और अनाया इसके बदले में उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती। ऐसा करके अनाया ने कई सारी कपल्स की फ़ोटोज़ इकट्ठी कर ली थी। आखिर इसमें गलत ही क्या था? किसी को डांसिंग का शौक़ होता है, किसी को सिंगिंग का। ऐसे ही अनाया को फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। अनाया के मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, एक अच्छी जॉब भी करते थे। इसके बावजूद भी उनकी सोच कितनी छोटी थी। अनाया अब कुछ दिनों से मुझे बालकनी पर नहीं दिख रही थी। ऐसा कभी होता नहीं था। वो हर शाम को एक बार बालकनी पर जरूर आती थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर था। एक शाम को मैंने देखा कि अनाया के मम्मी पापा अपनी कार की डिक्की में कोई भारी सी चीज़ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी किसी की लाश थी शायद, जिसे उन्होंने गाड़ी में डाला और लेकर कहीं चले गए। इस घर में तो इन दोनों के अलावा एक अनाया ही रहती थी। कहीं ये लाश उसी की तो नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अनाया की बहुत फिक्र होने लगी थी। मैं तुरंत भागता हुआ अनाया के घर में घुस गया। मैं सीधा दूसरी मंजिल पर गया जहां अनाया अक्सर मुझे बालकनी पर दिखती थी। वहां एक कमरा था जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। मैंने ताला देखा तो वहां से लौटने लगा कि तभी मुझे कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई। मैंने वहीं दरवाजे के पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और ताले को तोड़ दिया। अंदर गया तो देखा डरी सहमी अनाया बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आ गई और गले से लग गई। इसी दिन का तो हम दोनों को इंतज़ार था कि कब हम एक होंगे। फिर मेरी नज़र अनाया के कमरे की दीवारों पर गई, जहां उसने खुद से खींची गई फ़ोटोज़ को दीवारों पर टांग रखा था। एक फ़ोटो में मैंने देखा कि कटी हुई कई उंगलियों का एक गुच्छा था, जिसमें काली, सफ़ेद, छोटी और बड़ी खून से सनी हुई उंगलियों का एक कलेक्शन था। किसी के सर की भी एक फ़ोटो मैंने देखी, जिसमें उसके गालों को चाकू से काटकर अनाया ने
उसकी स्माइल को और भी लंबा कर दिया था। वाह अनाया, कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं तुमने। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर अनाया ने अपनी एक उंगली दिखाकर एक फ़ोटो की तरफ इशारा किया और बोली, बेबी वो वाली फ़ोटो कैसी है? मैंने देखा, शायद उस फ़ोटो में किसी लड़की का सर था, उसके धड़ से अलग। वो गंजी थी, उसका नाक भी कटा हुआ था। मैंने फ़ोटो को गौर से देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने इस लड़की को कहीं देखा हो। मैंने अनाया से पूछा, ये लड़की कौन है? वो बोली, पहचाना नहीं, तानी शर्मा को। ओह हाँ, याद आया। दरअसल उस लड़की का नाम तानी था। वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत लाइक किया करती थी। एक बार तो उसने मुझे एक प्यार भरा मैसेज किया था जो अनाया ने मेरे मोबाइल पर पढ़ लिया था। उस दिन अनाया बहुत गुस्सा हुई थी। मैंने कैसे भी करके उसे मना लिया। फिर अनाया के ही कहने पर मैंने तानी को अनाया के घर मिलने बुलाया और उस दिन अनाया ने अपना पूरा गुस्सा तानी के ऊपर उतार दिया। ठीक ऐसे ही अनाया अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती और फिर उन्हें मारकर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लेती, जिससे उनके फ्रेंडशिप की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए ताज़ा रह सकें। अनाया का ये सीक्रेट ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाया था, क्योंकि अब इस घर में बहुत सी लाशें इकट्ठा हो गई थी जो अब धीरे धीरे सड़ने लगी थीं, जिससे अब अनाया के मम्मी डैडी को भी सब कुछ पता लग गया था। इसीलिए उन्होंने अनाया को घर में बंद कर दिया था और इन सड़ती लाशों को वो एक एक करके ले जाते कहीं ठिकाने लगाने के लिए। अनाया अभी भी मेरी बाहों में ही थी कि अचानक से पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने हमें चौकन्ना कर दिया। मैं भागकर बालकनी पर गया तो देखा घर के बाहर तो पुलिस ही पुलिस है और साथ में अनाया के मम्मी डैडी भी थे। शायद वो उनकी कार में रखी लाश के साथ पकड़े जा चुके थे। फिर मैंने देखा कि बहुत से पुलिस वाले घर के अंदर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। मैंने अनाया का हाथ पकड़ा और ऊपर छत पर चला गया। अब हमारे पास भागने का कोई जरिया नहीं था, हम फंस चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अब एक साथ ही मर जाएंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हम दोनों ने छत से सीधा नीचे छलांग लगा दिया, जिसमें अनाया तो मर गई लेकिन मैं बच गया। कबीर ने अपना ये पूरा स्टेटमेंट लिखकर इंस्पेक्टर जीशान को दिया। इंस्पेक्टर जीशान ने अपने पूरे करियर में कभी भी अब तक ऐसा कोई घिनौना क्राइम नहीं देखा था। करीब 15 साल बीत गए। अब इंस्पेक्टर जीशान रिटायर भी हो चुके थे और सुबह अपने घर पर बैठे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे थे जब उनकी नज़र एक अजीब सी खबर पर पड़ी, जहां लिखा था कि नैनीताल का एक हॉन्टेड हाउस आसपास रहने वाले लोगों के लिए सर का दर्द बन चुका था। लोगों का कहना था कि सालों से बंद पड़े इस घर की बालकनी पर हर शाम को एक लड़की दिखाई देती है। उस अखबार में जिस घर के बारे में खबर छपी थी, दरअसल वो घर अनाया का ही था।